गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड मेरे कल दोस्तों नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है और मैंने सोचा है कई लोग ने अच्छे मार्क्स पर आए हैं, मेरे पड़ोस में ही लोग हैं। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके मार्क्स कम आए एक्सपेक्टेशन से हताश नहीं होना है, देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ट्राई। Let me introduce myself. I am Dr. Bimal Chai and I am a practicing anesthesiologist in अहमदाबाद और मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 12 साल इंडिया के बाहर प्रैक्टिस की है, जिसमें आई वॉज इन सऊदी अरेबिया, आई वॉज इन यूके एंड आई वॉज इन यूएस। सो आई हैव क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट द इंटरनेशनल सिनारियो इन एनेस्थीसिया ऑल्सो। यहाँ पर मैं 2016 में वापस आया हूँ। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट इन ऑन्को एनेस्थीसिया एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी एनेस्थीसिया। अच्छा, आप एनेस्थीसिया सिलेक्ट करोगे तो नेचुरली लोग मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनेस्थीसिया के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक एनेस्थेटिस्ट होता है जिसको सभी ब्रांच के बारे में पता होता है, ओरिएंटेड होता है, बिकॉज ही इज़ इन्वॉल्व प्रैक्टिकली इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल विद ऑल द कंसल्टेंट्स बिकॉज दे नीड हिम। एनेस्थीसिया जब आप लोगे तो पहले इसमें डिप्लोमा हुआ करता था, डिग्री हुआ करता था, आजकल सिर्फ डिग्री रह गया है। तो इसमें दो तरह की डिग्रीज होती है, एक डीएनबी होता है, एक एमडी होता है। तो डीएनबी होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होता है, प्राइवेट बिग इंस्टीट्यूट्स में होता है। डीएनबी जो डी एमडी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस में होता है। 3 साल का होता है दोनों कोर्स और आप स्ट्रक्चर्ड रेसिडेंसी प्रोग्राम करोगे R1 R2 R3 और वो ग्रेजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है और थर्ड ईयर के बाद आप एग्ज़ाम दोगे जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल विथ योर रिसर्च वर्क ऐसी एग्ज़ाम होती है और वो पास आउट होने के बाद आपको एमडी या डीएनबी की डिग्री मिलती है और आप एनेस्थेटिस्ट बन जाते हो। अब लोगों को यह है कि क्या करना, आगे क्या करना। तो आगे क्या करना, हमारे ज़माने में उतना सारा नहीं था, लेकिन आजकल भाई सुपर स्पेशलिटी भी डेवलप हो गई है। आप इसके बाद या तो आप डायरेक्टली प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो या आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। आप पहले जब ज्वाइन करोगे तो आप होगे स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार या R4 फोर्थ ईयर रेसिडेंट बन के ज्वाइन करोगे। उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये हो गया अकेडमिक पार्ट ऑफ इट। नॉन एकेडमिक आप डायरेक्टली या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ जूनियर एनेस्थेटिस्ट। आपको पहले लिया जाएगा या आपको आईसीयू में प्लेसमेंट मिलेगा एज अ रजिस्ट्रार इन आईसीयू और उस तरह से आप वहाँ पर अपना ग्रेड बढ़ा सकते हो विद नंबर ऑफ ईयर्स एडेड टू योर एक्सपीरियंस। अच्छा, आप सुपर स्पेशलिटी आप जाना चाहते हो तो सुपर स्पेशलिटी किन ब्रांचों में हो गई? सुपर स्पेशलिटी हो गई एक मेरा जो फील्ड है, तो इसमें पहले तो हुआ करता था सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से होता था कि मैंने एक ब्रांच चूज़ कर ली एमडी के बाद और कई सालों तक वही ब्रांच में काम कर रहा, तो मैं फिर वो हो गया मेरा सुपर स्पेशलिटी। लेकिन आजकल इसमें डिग्रीज आ गई है। तो एक हो गया ऑन्को एनेस्थीसिया, मीन्स एनेस्थीसिया इन कैंसर सर्जरीज, तो इसका डीएम होता है, इसका फेलोशिप होता है, हो गया। फिर होता है एनेस्थीसिया इन कार्डियक सर्जरीज, मीन्स कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो इसमें भी यही होता है, डीएम और फेलोशिप होता है। फिर हो गया न्यूरो एनेस्थीसिया, इसमें भी डीएम और फेलोशिप्स होती है। उसके बाद आता है पेन मैनेजमेंट, जिसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा तो फेलोशिप्स होती है। क्रिटिकल केयर में भी डीएम और फेलोशिप्स होती है। और आजकल जो हॉट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा हॉट जो है एनेस्थीसिया की ब्रांच, वो है एनेस्थीसिया इन ट्रांसप्लांट सर्जरीज। मेरी आप मानो कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो, आप स्किलफुल हो और आप टाइम देना चाहते हो अपने आप को, तो सबसे बड़ी जो ब्रांच, हॉट ब्रांच है आज, वो एनेस्थीसिया इन ट्रांसप्लांट सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज। इसमें मेन जो आजकल जो सिनारियो चल रहा है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किडनी तो कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन जो न्यू है वो है लीवर ट्रांसप्लांट, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट और नेचुरली लिम्स एंड ऑल ट्रांसप्लांट भी जो होते हैं, भाई किसी का हाथ कट गया तो वो जोड़ना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एनेस्थीसिया इन ट्रांसप्लांट सर्जरीज, मेनली हार्ट लंग ट्रांसप्लांट and liver transplant, very sophisticated branch, very demanding branch and very few people are there। तो इसमें डीएम डीएनबी दोनों होते हैं। बड़े बड़े लीवर ट्रांसप्लांट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कोचीन हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद में भी अभी आजकल काफ़ी सारा बढ़ गया है। तो ये मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बड़े बड़े जगह पर इसकी फेलोशिप्स और डीएम होता है। तो कमाने के नेचुरली आप बोलोगे भाई कॉमर्शियल फ़ायदा क्या है, तो अगर आप जस्ट फ्रीलांसिंग आप चालू करोगे तो वो तो डिपेंड्स आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितना नेटवर्किंग कर सकते हो, कितना दौड़ सकते हो।
उसके हिसाब से आप कमाओगे। तो फ्रीलांसिंग में प्रैक्टिकली होता है कि सर्जिकल जो चार्ज होता है, सर्जन जो चार्ज लेता है उसका 20-25%, 30% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिटी यू आर एंड द सर्जिकल पैकेजेज। मोटे मोटे तौर पे 20-25% आपको मिल सकता है। तो डिसेंट कमाई होती है अगर आप भागने के लिए तैयार हो। और इनिशियली आप जब यंग हो तब आपको भागना ही पड़ेगा, अपने कॉन्टेक्ट्स डेवलप करने ही पड़ेंगे। तो आपको सोशली भी एक्टिव रहना है, आपको एनर्जेटिक भी रहना है, आप भाग सकते हो ना, और आपको स्किलफुल होना है। दोस्तों, अगर एनेस्थेटियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपको स्किल्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। आपको हैंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज़ में, एनेस्थीसिया में ये नहीं है कि भाई स्टेथो लगाया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और काम ख़त्म, या इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, काम ख़त्म। ये एनेस्थीसिया देना है, प्रोसीजर्स करना है, तो ये पूरा स्किल बेस होगा। इसमें आपको नॉलेज है, कार्डियोलॉजी की नॉलेज, फिजियोलॉजी की नॉलेज, पल्मोनोलॉजी की नॉलेज और ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी की नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइप ऑफ सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स, बहुत ही बड़े ओल्ड पेशेंट्स, ये सब काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो होते जा रहा है। मल्टीपल सर्जरीज इन अ सिंगल पेशेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, काफ़ी सारा बढ़ गया है। उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती गई सर्जिकल साइड, एनेस्थीसिया में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। एनेस्थीसिया मशीन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। उसकी जो प्रोसीजर्स के जो गाइड्स है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन यूज़ करना या और कोई मशीन यूज़ करना, नर्व लोकेटर्स यूज़ करना, वो काफ़ी सारे मशीन्स और नई नई दवाएँ आ गई है। तो दवाइयों के हिसाब से काफ़ी सेफ हो गया है। और मगर स्किल्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, टाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ऑन द टोज होने चाहिए, जब तब जाके आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका फिक्स टाइम होता है, आप बच्चों के पढ़ाओगे, आप वहाँ फिक्स टाइम पे ऑन कॉल लोगे और घर जाके सो जाओगे। सो मेरा मानना है इट्स नॉट अ बैड ब्रांच। ये है कि आप जल्दी से जल्दी अगर आप कमाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व होना चाहते हो प्रैक्टिस में, तो आप नेक्स्ट डे से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एनेस्थेटिक्स के लिए सबसे बड़ी जो एडवांटेज आप कॉमर्शियली सोच सकते हो वो है प्रैक्टिकली नो इन्वेस्टमेंट। आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, ना आपको क्लिनिक बनाना है, आप किसी हॉस्पिटल अटैच हो जाओगे और आपका काम चालू। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज आज आपको 50 बेड की हॉस्पिटल अगर अहमदाबाद जैसी सिटी में बनाना है तो आपको 40-50 करोड़ रुपया लगेगा, जितना बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसमें अगर इतना इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो 100 रुपया ले रहा है, लेकिन उसमें से अगर आपको 25 रुपया दे रहा है, तो आपका तो बहुत ही अच्छा है। आप एनेस्थीसिया दिए, पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट को फॉलोअप किए, 12 घंटे 24 घंटे बाद वार्ड में शिफ्ट हो गया, तो आपका काम प्रैक्टिकली ख़त्म। आप घर जाके टेंशन फ्री सो सकते हो। आजकल एक नया कंसेप्ट चला है कि भाई मैंने जैसे बोला कि आप ऑन द टोज होने चाहिए, 24/7 ब्रांच है। तो ये होता है कि ग्रुप प्रैक्टिस का ट्रेंड चल रहा है बड़े सिटीज़ में, क्योंकि आप एरियाज डिवाइड कर सकते हो, आगे ग्रुप बना सकते हो आप, और दिन के हिसाब से एरिया डिवाइड सकते हो। एक ही हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट डिवाइड कर दो और अपने दिन डिवाइड कर दो। तो आप एक हॉस्पिटल में 4-5 एनेस्थेटिस्ट या 10 एनेस्थेटिस्ट अगर ग्रुप बना लेते हो तो आप अपना वर्क डिवाइड कर सकते हो। प्लस अगर मुझे किसी दिन छुट्टी जाना है तो फिर मैं इजीली अपनी छुट्टी ले सकता हूँ और दूसरे लोग मुझे कवर करेंगे। वो जब छुट्टी जाएंगे तो मैं उनको कवर करूँगा। तो इस तरह का टीम वर्क करके आप अपना वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और अपने आप रिलैक्सेशन आवर्स या वर्क लाइफ बैलेंस आप कर सकते हो। दूसरा, कोई लोग पूछते हैं कि भाई इसमें रोबोटिक्स आ सकता है क्या? रोबोटिक्स इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, एआई आ सकता है, आपको गाइड दे सकता है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिनारियोज में कहीं आप फंसे हुए हो तो एआई की गाइड से, ताकि मुझे पूरी बुक शायद याद ना रहे तो उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी रोबोटिक्स का प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई रोल आने वाला है। फॉरेन जाने के लिए क्या है, तो भाई फॉरेन लाने के लिए मान लो आप 20 साल पहले की बात कर रहे थे, 25 साल पहले, 20 भी नहीं, तो एनेस्थीसिया जो है फॉरेन में, एक तो है कि एनेस्थीसिया सबसे बड़ी ब्रांच होती है, मेडिकल साइड में सबसे बड़ी ब्रांच होती है, लेकिन अब मिलती कम है। तो आपको अमेरिका में ये नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अमेरिकन्स और वहाँ के लोग ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें खूब सारा पैसा कमाते हैं। यूके में अभी भी चांस है, ऑस्ट्रेलिया का मुझे बहुत एक्सपेंड है। लेकिन मिडिल ईस्ट में एनेस्थीसिया आपको ऐसे ही थाली में सजा के दिया जाएगा। हाँ, आप वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, नेशनल गार्ड्स होते हैं मिडल ईस्ट में। तो कई सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ प्रैक्टिकली जॉब करोगे, एक टीम होगी, आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, आपको वेकेशन मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत लाइफ होती है। लेकिन आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा।
मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ एनेस्थेटिस्ट है, वो आईसीयू इंचार्ज और ऑपरेशन थिएटर उसके अंडर में ही कंट्रोल होता है, सब मैनेजमेंट उसके अंडर में होता है। और एनेस्थेटिस्ट इज़ अ रेयर ब्रांच, और उसकी जो सैलरी होती है वो सर्जन की सैलरी से 40 गुना ज़्यादा होती है। मीन्स मान लो एक कंसल्टेंट जो है एमडीएमएस, उसको 20,000 सैलरी अगर फिक्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो एनेस्थेटिस्ट को 28,000 सैलरी मिलेगी। तो बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर। तो आप ये भी कैरियर बना सकते हो कि, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको मिनिमम 3 साल अपने यहाँ एक्सपीरियंस लेना होगा, और उनकी जो एक आध स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद टू मेक क्विक मनी यू कैन ऑलवेज गो देयर, गेट एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। वहाँ से आप दुनिया भी घूम सकते हो, क्योंकि आपको 50 से 60 दिन का वेकेशन भी मिलता है, और एक लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हो। आई थिंक दोज हु वांट टू टेक एनेस्थीसिया एंड हैव डिसाइडेड देयर माइंड, दे कैन गो फॉर इट। अगर लेकिन जैसे मैंने बोला, आप मोटिवेटेड होने चाहिए, आप 24/7 अवेलेबल होने चाहिए, आप स्किल्स वाले होने चाहिए, आपको स्किल डेवलप होगी, और आप बड़े दिल वाले होने चाहिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो drbimal@gmail.com, या छाया डॉक्टर बिमल, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आईडी है। वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। So that's from my side. All the best if you select this branch, and in any guidance I am there to help you. Thank you very much.